गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज हमारे जो कुछ पीछे अभ्यास के प्रश्न हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, एक आवृतबीजी पुष्प के उन भागों के नाम बताइए जहाँ नर और मादा युग्मकों का विकास होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक आवृत पुष्प के उन अंगों का नाम बताइए जहाँ नर एवं मादा युग्मकों का विकास होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है कि आप इसमें क्या करेंगे, एक तो एक पुष्प का पूरा चित्र बनाएंगे। ठीक है, और उसके पार्ट्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि बाह्य दल क्या है, उसमें दल क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अभी क्या पूछ रहा है कि जहाँ नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है, यानी कि परागकोश में पुंकेसर का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि लघु बीजाणुधानी में। ठीक है, और जो मादा युग्मक है उसका कहाँ होता है, अंडाशय में। ठीक है, यानी कि गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका। लेकिन इसमें क्या होगा, पुष्प का चित्र भी बनेगा, उसके बाद इसको आप क्या करेंगे शुरू करेंगे। दूसरा है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में क्या करना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है और इस दौरान किस प्रकार के कोशिका विभाजन संपन्न होता है और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। ठीक है, संरचनाओं के नाम तो आपको अब क्लियर ही होंगे। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, लघु बीजाणुधानी मतलब जहाँ पर, लघु का मतलब क्या हुआ, जहाँ से परागकण रिलेट कर रहे हैं, यानी कि परागकणों का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है। और गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और दोनों के बीच क्या अंतर है कि लघु बीजाणुधानी नर का क्या करेगी, नर युग्मक को बनाएगी, गुरु बीजाणुधानी क्या करेगी, अंड कोशिका को बनाएगी। ठीक है, और परागकोश कहाँ विकसित, जो लघु बीजाणुधानी है वो कहाँ है, परागकोश के अंदर होगी विकसित। ठीक है, और जो गुरु बीजाणुधानी वो होती है, वो कहाँ होती है, अंडाशय में, यानी कि बीजांड के अंदर। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो दोनों में ही क्या है, क्योंकि जनन कोशिकाओं में एन बनने की जो प्रोसेस है वो हमेशा ही क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होगी, जो नर युग्मक या मादा युग्मक बनेंगे वो दोनों हमारे बनेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि जो अंडाशय होता है उसमें क्या होता है, हमारा भ्रूणपोष लगा रहता है। ठीक है, जबकि नर युग्मक में जो परागकणों को क्या दे रहा है, पोषण दे रहा है, वो कौन देता है, टैपिटम देता है। ठीक है, और यहाँ कौन देती है, बीजांड काय देता है। ठीक है, तो यही इसमें अंतर है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि लघु बीजाणु में क्या है, किन किन झिल्लियों से वो घुरी रहती है, अंतःस्तर बाह्य त्वचा होता है पहले, फिर अंतःस्तर होता है, फिर मध्य स्तर होता है, फिर टैपिटम होता है। ठीक है, और गुरु बीजाणुधानी की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले अध्यावरण होते हैं। ठीक है, फिर बीजांड काय होता है, उसके बाद भ्रूणपोष आता है। तो इस तरीके से आप इसमें 4-5 अंतर बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए कि निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में लगाइए। ठीक, तो इसमें क्या हो गया आपका, जैसे पहले दिया है परागकण, फिर बीजाणु ऊतक, फिर लघु बीजाणु चतुष्क, फिर परागकण मात्र कोशिका, फिर नर युग्मक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, बीजाणु जनन ऊतक। ठीक, बीजाणु जनन ऊतक आएगा। दूसरा आएगा आपका पराग मात्र कोशिका। ठीक है, जब पराग मात्र कोशिका यानी कि लघु बीजाणुधानी बनेगा तो ही आगे की प्रोसेस होगी। फिर आएगा आपका लघु बीजाणु चतुष्क, यानी कि क्या हो रहा है जैसे एक परागकण था तो फिर आपने इस तरीके की उसमें संरचना देखी थी और बीच में संयोजी था, तो ये क्या हो गया आपके चतुष्क, यानी कि उसके 4 गोने बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका, परागकण आएगा, और लास्ट में क्या आता है, नर युग्मक आता है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन के अंदर जो ये नर युग्मक बनते हैं तो वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। पहले, उससे पहले क्या आएगा, परागकण आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रारूपी आवृतबीजीय बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, बाहर से क्या लगे हुए हैं, अध्यावरण लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको मैंने इसको बताया भी था बल्कि।
ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, हमारा बीजांड आ जाएगा। 3 कोशिकाएं ऊपर हो गई, 3 नीचे हो गई, ठीक है। और बीच में क्या आ गया आपकी ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, बीजांड द्वार हो गया। इसके अपोजिट क्या हो गया, निभाग हो गया। ये अध्यावरण हो गया आपके, ये बीजांडकाएं हो गए, ठीक है। और अंदर क्या है, ये ध्रुवीय केंद्र है, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। ये क्या है आपकी सहायक कोशिका है, और इसके पीछे क्या होती है, अंड कोशिका है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बहुत बार रिपीट करा दिया, तो इसको आप क्या करेंगे, इसका केवल आपको क्या करना है, चित्र ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आपका आप मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं, ठीक है। एक बीजाणु विकास मतलब क्या हुआ, जो देखो जैसे कि हमारा परागकोश में चतुष्क बना था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद हमारे एक सेल से हमेशा क्या बनते हैं, 4 संतति कोशिकाएं बनते हैं। लेकिन जो मादा युग्मोद्भिद होता है उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद इस तरीके से 4 कोशिकाएं तो बन रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन क्या होती है, जो 3 कोशिकाएं होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और एक जो आधारीय कोशिका होती है वही क्या करती है, आगे जाकर डेवलप होती है, जिसमें अभी हमने बीजांड बनाया था, ठीक हो गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि क्या मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद हमेशा 4 कोशिकाएं नर मादा युग्मक बनते हैं, लेकिन उसमें से क्या होते हैं, 3 जो कोशिकाएं होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। केवल एक ही कोशिका जो आधारीय भाग से जुड़ी रहती है वो क्या करती है, बीजांडकाय की रचना करती है। बाद में फिर वो किस में बदल जाती है, भ्रूण कोश, और वो क्या हो जाता है आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीकृत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मक के 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लीकृत प्रकृति का व्याख्या करें, ठीक है। ये भी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमने ऊपर बीजांड के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, चौथा वाला। तो इसमें क्या है कि केवल आपको अंदर का भाग दिखाना है। क्या कह रहा है वो, 7 कोशिकीय होना चाहिए और 8 न्यूक्लीकृत होना चाहिए। उसके क्या करना है, आपको चित्र के थ्रू समझाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, नीचे आपकी 2 सहायक कोशिका हो गई, और इसके पीछे एक अंड कोशिका हो गई, ठीक है। और बीच में क्या होती है, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं जो आपस में फ्यूज़ कर लेती हैं, यानी कि ये क्या बना देती है, आपकी 2n बना देती है, ठीक है। तो बीच वाला क्या हो गया हमारा, फिर से बना देती हूँ उसे मैं, ठीक है। तो बीच वाला क्या है हमारा, फ्यूज़ करके ही बना दे रहे हैं। 2n है, ये n है, ये n है, ये n है, ठीक है, ये n है, ये भी n है, और ये भी n है, ठीक है। तो चित्र में क्या देख रहे हैं आप, जो ये बाहर की जो लेयर है ये क्या है आपका बीजांडकाय है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, बढ़ते हुए सारी चीज़ों को पोषण दे रहा है, ठीक है। तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 1 2 3 ऊपर हो गई, 3 नीचे हो गई, और ये 6 और एक है 7, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, 8 न्यूक्लीकृत हो गया, ठीक। और 7 कोशिकाएं कैसे हुई, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 7 कोशिकाएं, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, चित्र के द्वारा इसको समझेंगे। कि वैसे भी केवल क्या कह रहा है कि साफ सुथरा चित्र बनाएं और उसकी प्रकृति की व्याख्या करें। तो आप कह सकते हैं इसमें कि इस तरीके से क्या हो रहा है, ये कोशिकाएं होती हैं ऊपर और नीचे, और बीच में क्या होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होकर क्या कर देते हैं, 2n बना लेते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया है वो एक बार पीछे की वीडियो देख लें, मैंने सारा ही कुछ आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उन्मीय परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुउन्मीय पुष्पों में पर परागण संभव होता है। आपके उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे मैंने कल आपको लास्ट में बताया भी था कि जो उन्मीय परागणी पुष्प मतलब कि जो खिलते हैं, ठीक है। जैसे मोस्टली हमारे जो पुष्प होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये बाह्य दल हो गए, ये दल हो गए, और इसमें हम पुंकेसर बना देते हैं इस तरीके से, ठीक। और इसमें हम क्या बना देते हैं, एक इस तरीके से, ठीक। तो जो उन्मीय मतलब
कल बताया था मैंने चेस्मोगैमस, ठीक है। तो ये क्या है, ओपनली है, इसमें परागण भी दिख रहा है आपको, स्त्री केसर भी दिख रहा है। तो क्या होगा, स्वपरागण भी पॉसिबल है, पर परागण भी पॉसिबल है। ये क्या होता है, एक ही फ्लावर में इस तरीके के जो पुष्प होते हैं, एक ही पेड़ में 2 तरीके के पुष्प बताए थे मैंने, कौन कौन से में, ओक्सोजेलिस तथा कैमेलिना और वायोला, ठीक है। 3 ऐसे पेड़ की प्रजातियां जिसमें इस तरीके के पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें नीचे तो छोटे फूल लगते हैं, ऊपर क्या लगते हैं, बड़े खुले हुए फूल लगते हैं, जिसमें पर परागण की संभावना पूरी है। जो दूसरा है आपका अनुन्मील्य, यानी कि कैलिस्टोगैमस भी बोल सकते हैं, सिस्टोगैमस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरीके से बंद होगा, इसके अंदर भी सब कुछ, ठीक है। इसके अंदर पुंकेसर भी होगा, स्त्री केसर भी होगा, लेकिन ये क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, क्लेस्टोगैमस भी बोल सकते हैं, स्लिस्टोगैमस भी बोल सकते हैं, और अनुत्पन्नीय भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनुउन्मील्य, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें केवल और केवल क्या होगा, आपका स्वपरागण। इसमें परपरागण तो हो ही नहीं सकता। अगर ये ओपन होता तो भी इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन चूंकि ये क्या है, आपका पूरा क्लोज्ड है, तो ये क्या करेगा, जो इसके अंदर नर और मादा जननांग है वो एक साथ मैच्योर होंगे, तो ही इसमें क्या होगी, स्वपरागण की क्या होगी, क्रिया पूर्ण होगी, ठीक है बच्चों। समझ गए कि ये जो क्या है, चेस्मोगैमस है, यानी कि जो खुले फूल हैं उसमें तो परपरागण हो सकता है, लेकिन जो दूसरा है वो क्या कर सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक। उसमें केवल क्या होगा, स्वपरागण ही होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, ये पुष्प द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए की गई विकसित की 2 कार्य नीतियों का विवरण कीजिए। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि आपको पता है एक लिंगी पेड़ पौधे होते हैं ना, एक लिंगी क्या होता है, पपीता हो सकता है, ठीक है, पपीता होता है, और आपका भांग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पेड़ क्या, इन्होंने अपने लिए ऐसा अनुकूलन कर लिया है कि ये स्वपरागण को क्या कहते हैं, वरीयता नहीं देते, ठीक है। स्वपरागण को वरीयता देंगे तो क्या होगा, वेरिएशन नहीं आ पाएगा, विभिन्नता नहीं आ पाएंगी, और ये अनुकूलन करने के लिए क्या रहेंगे, मतलब आगे सर्वाइव करने में इनके लिए क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या तकनीक अपनाई है कि इनके जो नर और मादा जो पेड़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब पेड़ अलग अलग होंगे तो क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, इसमें पर परागण होगा, ठीक है, हमेशा ही क्या होगा, पर परागण होगा, ठीक है। जैसे पपीता है, सहतूत है, केवड़ा है आदि, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आपका है लौकी है, ठीक है, लौकी है या कद्दू है, ठीक, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। लौकी है या जो कद्दू है आपका, वो क्या कर रहा है कि उसमें आपने देखिए ना 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, इस तरीके से अगर उसमें नीचे से कद्दू लगा है, इस तरीके से ये फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। और जो नर फ्लावर होता है उसमें खाली फूल ही फूल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें भी क्या हो रहा है, ये क्या हो गया कि एक लिंग उभयलिंगी प्लांट है, यानी कि कद्दू लौकी के जो बेल होती है उसमें 2 तरीके के फ्लावर आते हैं, एक तो मेल फ्लावर आता है और एक फीमेल फ्लावर आता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो स्वपरागण की क्रिया है में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें क्या होगा, आपका परपरागण ही होगा, ठीक है। पहले तो क्या क्रिया हो गई फिर हमारी, एक लिंगता, ठीक है। पहला जो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर वो क्या आ गया, आपका एक लिंगता, ठीक है। समझ गए होंगे कि पेड़ क्या होंगे, अपने को क्या कर लेंगे, अलग अलग पेड़ हैं चूंकि, तो परपरागण होगा, स्वपरागण वहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा इसमें आता है स्वबंधता, ठीक है, स्वबंध्यता, स्वबंध्यता, ठीक है। स्वबंध्यता का मतलब क्या है कि इसके जो पुष्प के परागण उसी जाति के पुष्प पर अगर गिरते हैं तो वो वर्तिकाग्र उनको क्या कर देती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या हो रहा है, वो परागण को जर्मिनेट करने ही नहीं देगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्वबंध्यता। जैसे कि तंबाकू है, ठीक है, जैसे कि आपका इसका उदाहरण है आपका तंबाकू, ठीक, तंबाकू है या झुमक लता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करते हैं, स्वबंध्यता को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो बच्चों ये 8 जो क्वेश्चन है आपके शुरू के 8 क्वेश्चन आप इसको कर लीजिएगा। बाकी जो कल रेस्ट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन हम क्या करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू।